हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 30 या फिर सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस सेकेंड चैप्टर। लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए या फिर उनके फंक्शन को डिपिक्ट करने के लिए यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो वही आज हम पढ़ेंगे। कुछ डेली लाइफ्स के एग्जाम्पल्स जो आप शायद पहले भी पढ़ते आए हैं उन्हीं को रिलेट करूंगी मैं उसके फंक्शन को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हाउ डू प्रोटीन्स फंक्शन, राइट। बहुत सारे ऐसे केसेस ले सकते हैं आप जिनसे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि यस प्रोटीन्स फंक्शन वेरी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर। ठीक, फोल्डिंग भी बोल सकते हो, ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो उसकी। तो सबसे पहले देखो जरा, गो बैक टू क्लास 11th, recall what you have studied in case of plasma membrane. Receptor proteins, these receptor proteins you know very well are present on the surface of plasma membrane and are responsible for high speed transmission of very many molecules, be it ions, be it hormones और be it water molecule, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो ट्रांसफर जो होता है वो उतनी एक्यूरेसी के साथ, उतने प्रिसिशन के साथ किस वजह से होता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन दीज वेरी स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स। आपने पढ़ा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, 7 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सब आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो मेरी ही चैनल पर बायोटेक क्लास 11 में लेक्चर्स अपलोडेड हैं सेल के ऊपर सारे के सारे। गो एंड वॉच दोस पर्टिकुलर लेक्चर्स। ये हुई एक बात जहां पर आप प्रूव कर पाएंगे कि कैसे प्रोटीन्स फंक्शन करें। दूसरी बात, डेफिशिएंसी डिसीजेस के थ्रू। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत जल्दी उनके फंक्शंस को रिलेट कर पाते हैं और ये नॉक इन, एक और लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नॉक इन नॉकआउट स्टडीज जो होती हैं उनके बेसिस पर साइंटिस्ट ये प्रूव कर पाते हैं कि कैसे उस प्रोटीन का या किसी भी बायोमोलिक्यूल का वो फंक्शन है और उसके डेफिशिएंसी से वो डिसीज होगा। जैसे कि पहली डिसीज, अब यहाँ पर क्योंकि हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो पहली डिसीज देखो जरा क्या है जो आप पढ़ेंगे। इट इज बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, ये दो डिसीजेस में बैक टू बैक पढ़ाने वाली हूँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो बीटा थैलेसेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या होता है, कौन कौन सी मोनोमेरिक यूनिट्स मिलकर कैसे वो फोल्ड होकर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगी। ऑल्दो आगे आने वाले लेक्चर में जब हम उसके स्ट्रक्चर पर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ प्रोटीन्स जिनके स्ट्रक्चर को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बीटा थैलेसीमिया किसकी वजह से होगी? लैक ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं है, जेनेटिक डिसीज है, इसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी बॉडी में एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ आरबीसीज होंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आरबीसीज का काउंट कम हो जाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे टिश्यूज की या बहुत सारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस केस में पेशेंट्स के सर्वाइवल के लिए व्हाट दे डू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक, जहां पर क्या करना पड़ता है, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसाइकल करके ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में वापस बॉडी के अंदर डालते हैं क्योंकि एडिक्वेट नंबर ऑफ आरबीसीज नहीं है जो ऑक्सीजन को कैरी कर पाए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हो गई एक डिसीज बीटा थैलेसीमिया। किसकी वजह से? प्रोटीन में एक चेन की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरी देखो, दूसरी वाली तो शायद आप पढ़ चुके हैं पहले भी।
सिकल सेल एनीमिया, नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, अगर पूरा नहीं पता तो। अब पहली वाली में क्या था, बीटा थैलेसेमिया में लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी लैक ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। दूसरी में जो सिकल सेल एनीमिया है, इट कंटेन्स पॉइंट म्यूटेशन वेयर अगेन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। सेम नहीं है, डिफरेंस है बहुत बड़ा, समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। एनीमिया लिखा है ऑलरेडी डिसीज में, तो इसका मतलब ब्लड का ही डिसऑर्डर है। पॉइंट म्यूटेशन होगा, सिंगल अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन होता है। देखो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको आप कुछ इस तरीके से टर्म करते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन्स ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ दिस बीटा चेन। दिस इज इन केस ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बट when you have point mutation and it becomes HbS, what happens is instead of glutamic acid you have valine at 6th position। तो इस चेंज की वजह से जो RBCs हैं उनकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है, और डिसीज के नाम में ही लिखा है इट बिकम्स सिकल शेप। तो यू नो व्हाट एक्चुअली सिकल शेप इज, कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी सिकल, है ना। तो आरबीसीज की भी यही शेप हो जाती है, और इस शेप की वजह से अगेन देयर इज डेफिशिएंसी इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सिकल शेप जो आरबीसीज है वो ब्लड वेसल्स को क्लॉट भी कर देती हैं, क्योंकि एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं इस वजह से, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई हमारे टिश्यूज में या फिर हमारे ऑर्गन्स में जो है वो रुक जाती है। दिस इज सिकल सेल एनीमिया। एक और डिसीज देखो जिससे आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी या फिर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है उसके फंक्शन के लिए, दैट इज स्किड, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अगर डिसीज का नाम को उल्टा लेके चलोगे तो समझ में आएगा क्या है। The infant born is highly immune compromised, that is why it is written severely combined immunodeficiency। immune system जो है infant का वो बहुत ज्यादा वीक होता है। Why? It is due to the lack of an enzyme that is known as ADA, adenosine deaminase enzyme नहीं होती, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। फेटल डिसीज है, इन्फेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हो गए कुछ ऐसे डिसीजेस जो हमें प्रूव करेंगे अगेन कि यस, a single substitution or in fact a lack or a enzyme deficiency can alter the function to the very extent। ठीक, ये तो हो गई एक बात जहां पर आप प्रोटीन के फंक्शन को इस तरीके से स्टडी करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जिसको हम बोलते हैं हमारे जेनेटिक्स में। अब जेनेटिक्स आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देयर वाज अ प्रोजेक्ट that was completed and it turned out to be a milestone in the field of, you can say, bioinfo, in the field of protein engineering। वो था हमारा कौन सा प्रोजेक्ट, हमारा था HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटीन्स के फंक्शन को स्टडी करने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे बीच में आ गया। वो ऐसे बीच में आ गया, देखो जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब इट वाज फाउंड आउट दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 35,000 जीन्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर देयर आर अप्रॉक्सीमेटली दीज मेनी नंबर ऑफ जीन्स, बट व्हेन इट comes out to the proteins there are far more than proteins that are present in the body। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स आर दोज मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्सप्रेस दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जितने जीन्स हैं उतने ही प्रोटीन्स होने चाहिए, है ना, कॉमन सी बात है वो। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज दीज जीन्स अंडरगो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? अगेन गो बैक टू जेनेटिक्स एंड लर्न व्हाट दिस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन प्रोसेस इज। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जिसमें आप बहुत सारे प्रोसेसेस इंक्लूड करते हैं, जैसे यू हैव ग्लाइकोसाइलेशन,
है ना, यू हैव फॉस्फोराइलेशन, you have ubiquination एंड लॉट मोर। इन सब से क्या होता है, जो जीन्स हमारे बने हैं, जो mRNA हमारा बना है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, और प्रोटीन में थोड़े चेंज की वजह से उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ठीक। इसी वजह से प्रोटीन्स की जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो इंट्रासेल्यूलर हो चाहे वो इंटरसेल्यूलर हो, अब फिर से इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर में अंतर है। गो बैक टू क्लास 11 पोर्शन करिकुलम एंड लर्न व्हाट इट इज, मेरे चैनल पर वो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों केसेस में प्रोटीन्स की इतनी वैरायटी इसीलिए जनरेट हो जाती है। इस लेक्चर में आज के जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े वो इन शॉर्ट क्या बताते हैं कि जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑल्दो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम राइटिंग इट आउट, it is directly related to its function. For a protein to function normally, its correct folding is very important. That is why these proteins become a very good target in case of engineering. DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स में आप उतना छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटीन्स के कॉन्फर्मेशन के साथ में विदाउट इनफैक्ट चेंजिंग, अभी आप पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में, without in fact changing the amino acid sequence, you can just modify the folded structure and then you will get you can in fact get an entirely new protein or the same protein with a very different function, right? So I hope कि concept clear हो गया होगा आप लोगों को। next lecture में मैं यहीं इसके 3D स्ट्रक्चर की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसी के 3D स्ट्रक्चर या 3D शेप से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने प्रोटीन इंजीनियरिंग की तरफ, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हैव अ गुड डे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।